हेलो फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड हमने प्रीवियस ईयर्स का जो बिहार पुलिस का एक मिशन लाया हूँ 15 दिनों के लिए, वो पिछले एक एपिसोड आपको बीच में वीडियो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो उसको अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर जरूर देखें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर है कि अंतिम प्रहार, जैसे बिहार पुलिस के लिए लगभग किसी स्टूडेंट के लिए 15 दिन हुआ, 20 दिन, किसी के लिए 25 दिन, यही लास्ट समय बच रहा है। तो बिहार पुलिस में क्या हम पढ़े, कैसे तैयारी कर ले 20 दिन के लिए, क्या रिवाइज करें कि हमको लगभग 20-25 और नंबर क्या हो बिहार पुलिस का परीक्षा में बढ़ जाए। तो आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन है क्या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, लगभग 15 वीडियो आपको बीच में हम लगातार देंगे, लगातार लगभग कोई भी टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, लगभग 10 से 11 बजे के दिन में आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरा एक पोस्टर आप देख ही रहे हैं, क्या है, बिहार पुलिस परीक्षा अंतिम प्रहार, जीत जो है, तैयारी जीत की, मतलब इस बार 100% है कि जीत मेरी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट हम करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या यहाँ पर कौन सा डेट का एक क्वेश्चन हम आप लोग के बीच में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में चर्चा क्या है, तो सबसे पहले में क्या कह रहा है कि 27/3/2022 का क्या है, सेकेंड शिफ्ट का है। कह रहा है कि बिहार पुलिस अग्निशमन सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 का है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर सॉल्यूशन भी इसी पीडीएफ में मिलेगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए, तुरंत पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पिछले वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कवर नहीं कर पाए किसी तकनीकी कारण, लगभग आपको 90 लगभग क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम यहाँ पर इसमें कोशिश करेंगे कि आपका टोटल क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में 100 का 100। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। फर्स्ट नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर हम समय ज्यादा आपसे नहीं लेंगे। ठीक है, समय बहुत कम समय में अधिक जानकारी कोशिश करते हैं हो। अब यहाँ पर सीरियस मैटर से हम लोग सिर्फ सुनेंगे। करें, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में विंध्य की पहाड़ियों में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। यह कूनो की पालनपुर वन्य जीव अभयारण्य का क्या है, हिस्सा है। कूनो नदी इस उद्यान से होकर गुजरती है। सितंबर 2022 में अफ्रीका के नामीबिया देश से 8 चीतों का कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिणाम और क्षेत्रफल संख्यात्मक के रूप में बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 इकाई। ठीक है, चलिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दिखाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पिंडों के बीच के जो है गुरुत्वाकर्षण बल R निम्न में रूप में से तो परिवर्तित होता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी 1/r² के स्क्वायर। यहाँ पर चलिए इसका सॉल्यूशन आप उसके बाद देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध क्या है, हीराकुंड बांध है। उड़ीसा में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध भारत को जो है सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है। देश का सबसे पुराना बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। कल्लानाई बांध जो है भागीरथी तथा भिलाना नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक कूलर, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक कूलर का अंकित मूल्य कितना है, 4200 है। दुकानदार इसे कह रहा है कि 3696 रुपया में बेच देता है, तो छूट प्रतिशत कितना है। मतलब यहाँ पास क्या करना है, इससे इसमें घटाना है, इससे क्या करना है, भाग देना है, जितना मतलब आएगा यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर 6 नंबर का दो पूरक कोण का योग क्या होता है। दो जो है पूरक कोण का योग क्या है, तो 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। अब कह रहा है कि आगे देखिए क्या है, 7 नंबर में कह रहा है ना कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, तो यहाँ पर सी दोनों मौसमी और परछाई बेरोजगारी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर इसका पूरा डिटेल देखते हैं। भारत के जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और पर छह दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी की स्थिति विशेष रूप से कृषि कार्यों में मौसमी अंतराल आने से उत्पन्न होती है। परछाई बेरोजगारी जो है छुपी हुई बेरोजगारी की कहते हैं। इस व्यक्ति के कार्य करने में संलिप्त हो रहा तो रहता है, परंतु उसकी क्षमता की का उसका आय उत्पादन में अभिलाष के रूप में सही प्रयोग नहीं हो पाता है। उस व्यक्ति के संबंधी क्षेत्र को हट जाने पर उत्पादन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई देता है। तात्पर्य है कि इस प्रकार की बेरोजगारी में आवश्यकता से अधिक लोग किसी उत्पादन में कार्य में लगे हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। कल भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, मीरा कुमार। कह कि मीरा कुमार भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। इन्होंने कहा कि पद पर 15वीं लोकसभा 2009 से 2014 तक दायित्व का निर्वहन किया और ये बिहार के सासाराम लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद रही। वर्तमान में 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे सरल जीवों की यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीवन का निर्माण कर देता है। चलिए तो 10 नंबर का हम क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पास ए ईस्ट। क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट ऐसे सूक्ष्म जीव है जिन्हें यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े पुनः विकसित होकर एक नए जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं। ईस्ट जो है अथवा खमीर खाद्य पदार्थों को फुलाने के काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ पढ़ करके आपको पढ़ के समझाना। मतलब इस तरह से हम कह रहे हैं जैसे कि समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर आंसर आप यहाँ पर दिया भी हुआ है, आंसर क्या होगा, कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन में 11 इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। जो है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जर्मनी के कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। इसे विश्व की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पांडुलिपियों में शामिल किया जाता था। इसे वर्ग संघर्ष अथवा
तथा पूंजीवादी प्रभाव से उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषणात्मक वर्णन किया है। चलिए 12 नंबर के इंग्लिश है, 11 के सी हो जाएगा आंसर। 13 नंबर कह रहा है कि 13 नंबर में कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ? तो असम में। असम में भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उत्तरी पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पूर्वी घाट में, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों अर्थात केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तटीय क्षेत्रों अथवा अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाए जाते हैं। कह रहे कि पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन वनों के लिए तापमान औसत 8 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वार्षिक वर्ष 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ये वन चौड़ी पत्ती या घनुक होते हैं। इनकी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती है, जिससे वह पर्यटक हरे भरे होते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 14 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के तीसरे 1967 से मई 1969 का सबसे कम समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे। उनका निधन जो है कार्यकाल के दौरान हो गया। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कि भारत के वर्तमान 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि प्रथम आदिवासी संथाल जनजाति तथा दूसरे महिला राष्ट्रपति है। इन्होंने 25 जुलाई 2022 को 25 जुलाई को शपथ ग्रहण की। संविधान के अनुच्छेद 52 के संबंध राष्ट्रपति के पद से हैं। चलिए आगे देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को बीच में ला रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में इंग्लिश है। चलिए 17 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 में कह रहा है कि एवेन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? कहाँ का है? तो डी फ्रांस। कहाँ? डी फ्रांस का एवेन्यू फ्रांस का कला केंद्र यह दक्षिणी फ्रांस में राइन नदी के किनारे स्थित एवेन्यू शहर में स्थित है। एवेन्यू आधुनिक कला, पेंटिंग, तेल चित्रों आदि का संग्रहालय है, ठीक है। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन में एक समांतर एक, चलिए यहाँ पर एक है मैथ वाला, ठीक है, मैथ। ये मैथ वाला क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग के बीच में रखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इंग्लिश है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन 18 के बाद 20 डायरेक्ट चलो। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस से प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कह रहा है कि 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना को चिन्हित करती है कि 2023 के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी सभी के लिए स्वास्थ्य। प्रथम विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है WHO द्वारा मनाया 1950 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में कह रहा है कि ध्वनि सबसे तेज माध्यम से संचरित होती है, ठोस में, गैस में, निर्वात में, दाब में। आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे है 22 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन थोड़ा पढ़ लेते हैं
कह रहे हैं कि ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सबसे तेज होती है, चूंकि ध्वनि की चाल पदार्थ की घनत्व पर निर्भर करती है। जितना अधिक घनत्व होगा ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। ठोस का घनत्व द्रव और गैस की तुलना में सब में अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि विष्टि छाया क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं सर, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं सर, समझ में ज्यादा आ जाएगा। सॉल्यूशन में कह रहे सागरों अथवा महासागरों में उठी पवनों नमी से भरी होती है और उसके प्रवाह मार्ग में आने वाले पर्वतों की जिस ढाल से टकराकर वर्षा कराती है उसे पर्वत सम्मुख ढाल कहते हैं। इसके विपरीत यही पवने पर्वत की बीसी ढाल की ओर उतरते समय शुष्क और नमी रहित होती है, अतः विपरीत ढाल वाला प्रदेश अपेक्षाकृत धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा वाला क्षेत्र बन जाता है, जिसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के पश्चिमी घाट पूर्वी ढाल इससे संलग्न। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। अब यहाँ पर कह कि भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन अर्थात राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। चलिए उसके बाद कह रहा है कि संविधान में आपातकाल संबंधों का 3 भागों में बांटा गया है। पहला में क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद में है। भारत में अभी तक के एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संस्कृत शब्द का विशेषण, इसका आंसर 3 होगा सांस्कृतिक। चलिए आगे देखते हैं। एक जूल बराबर होता है। अगर जानते हैं तो कमेंट करके इसको बताइएगा। ठीक है, 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर में कह रहा है कि इस श्रृंखला को अगली संख्या क्या होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50। यहाँ पर अंतर इसको बना सकते हैं, अंतर कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पर 2 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 तो 9 के बाद 11 तो 11 9 2 11। यहाँ पर अंतर कितना जा रहा है? 2 का अंतर किया, यहाँ पर 3 का अंतर किया, यहाँ पर 5 का अंतर किया, यहाँ पर 7 का अंतर किया, 7 के बाद 9, 7 का अंतर के बाद 9 गया, 9 का अंतर 9 और 3 12 12। चलिए यहाँ पर आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए विफलता का विपरीत शब्द क्या होता है? विसफलता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इसका क्वेश्चन करके अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइड के कारण होता है। निम्न कौन सा ऑक्साइड के कारण होता है? आंसर क्या होता है? सल्फर और नाइट्रोजन के कारण। वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड
वर्षा जल के घुल जाते हैं और वर्षा जल को अम्लीय बना देते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा को समस्या नॉर्वे, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देश जो है औद्योगिक प्रदेशों में अधिक देखने को मिलती है। उद्योगों, वाहनों, तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और के वायु में मिला जाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो यहाँ पर पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का 1939 से 45 तक तत्कालीन कारण था तानाशाह हिटलर के नेतृत्व में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड द्वारा आक्रमण कर देना तथा तत्पश्चात पोलैंड की रक्षा के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर कह रहा है कि निम्न से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आंसर सी। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। कह रहा है कि विटामिन सी शरीर की आयरन अवशोषित करने की क्षमता में वृद्धि करता है या कोलेजन तथा उत्पादन करता है। कोलेजन की कमी होने पर ऊतक टूटने लगते हैं। स्कर्वी के लक्षण है कि दांतों में सड़न उत्पन्न होना और जड़ों में सूजन और श्वसन दर में कमी, सीने में दर्द, आंखों में जलन और सूखापन, त्वचा में रक्तस्राव आदि होता है। चलिए आगे 32 नंबर क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हाँ बस 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया। टेलीस्कोप को। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। इन्होंने ही टेलीस्कोप द्वारा सर्वप्रथम आकाश को देखा था। उन्हें मॉडर्न और ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी का पिता भी कहा जाता है। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कल झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं। यहाँ कुरुबा। झारखंड में झूम कृषि का कुरुबा कहा जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में से दीपा हिमालय क्षेत्र में खील कहा जाता है। झूम कृषि स्थानांतर कृषि का एक प्रकार का जिसमें लोग वनों के कुछ क्षेत्रों को साफ कर कृषि करते हैं और 2 से 3 वर्षों बाद उत्पादकता कम होने पर उसे अन्य प्रक्रिया अपनाते हैं। चलिए चलिए 34 नंबर पे कह रहा कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है। यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आ रही रवि की सवारी कविता में बदले बादलों की एक रुकता शिष्य है। यहाँ पर आंसर अनुचरो। चलिए उसके बाद कह रहा है क्या कि निषेचन के पश्चात बीजांड के एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह विकसित होता है क्या कहलाता है। बीज कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कल पौधे में निषेचन के पश्चात युग्मनज उनके विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है तथा बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित होता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता तथा परिपक्व होकर फल बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए। कह रहा है कि भारत की स्थल सीमा कुल लंबाई कितना है। स्थल सीमा से कितना है
तो आप यहाँ पर आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। 37 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कह रहे कि भारत की स्थलीय सीमा से कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सहित जलीय तटरेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से साझा करता है, जबकि जलीय सीमा मालदीव तथा श्रीलंका में साझा करता है। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण पर किसने आक्रमण किया था? अल्फ्रेड अडोल्फ हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 में से 45 में जर्मनी के कार्य की तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण किया। फलतः पोलैंड की रक्षा के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण था। चलिए 38 के बाद 39 का है कि विद्वान का मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते 40 में कह रहा है कि 40 में कह रहा है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए नए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत किया और जनवरी 2021 के अनुसार यहाँ पर आंसर बेंगलुरु। कह रहे कि टेस्ला कंपनी ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उत्पादन के लिए 8 जनवरी 2021 कर्नाटक के बेंगलुरु में विदेशी होल्डिंग कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी के रूप में खुद को पंजीकृत कराया है। इस अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी ने स्वयं को भारत में टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम से लॉन्च किया। चलिए 40 नंबर के बाद 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे उसे पुर्तगाली कहते हैं। हिंद चीन जो क्षेत्र में व्यापार करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम कह रहे कि पुर्तगाली व्यापारी 16वीं शताब्दी में आए और पुर्तगालियों के पश्चात अन्य यूरोपीय क्रमशः डच, स्पेनिश, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी व्यापारी के रूप में इस क्षेत्र में आए। ठीक है, कहना है कि हिंद चीन इंडो चाइना क्षेत्र के वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड तथा कंबोडिया को शामिल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में और आंसर देखते हैं। कह रहे कि सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है पंजाब हिमालय। सिंधु तथा सतलुज नदियों के मध्य के हिमालय क्षेत्र के पंजाब अथवा कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज और काली नदी के बीच को हिमालय को कुमायूं हिमालय और काली से तीस्ता नदियों के मध्य के क्षेत्र को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर यूरेनियम 235 कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा नियंत्रण को विद्युत उत्पादन में यूरेनियम का 235 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादन की जाती है। इस प्रक्रिया में यूरोपियन ईंधन की भांति कार्य करता है। यूरोपियन जो का उपयोग नौसेना के परमाणु प्राणोदयन प्रणाली है, प्राणी द्वित काज का बर्तन बनाने तथा एक प्रकार की टाइल बनाने में भी होता है। चले आगे 44 नंबर क्वेश्चन में
44 में कह रहा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, तो प्रत्येक के लिए 2 वर्ष। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवा निहित हो जाते हैं, करके राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों की अधिकतम वर्ष 250 हो सकती है। इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष और इसकी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में थोड़ा से क्या है कि लोकसभा सांसद का निम्न सदन है जिसका गठन सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात निर्वाचन द्वारा होता है। पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहा जाता है कि जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? वार्साय। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जनवरी 1871 से वार्साय में आयोजित एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तभी से वह कैसर विल्हेल्म प्रथम के नाम से भी जाना जाने लगा। उसके बाद कह रहा है कि आगे क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? किलोवाट जूल और ऊर्जा का मात्रक नहीं। 47 के बाद 47 नंबर के देखते हैं। 47 नंबर में कह रहा है क्या? आंसर इसका ए। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन और आंसर देखिए 48। संपत्ति का अधिकार अब तक है ए में। कानूनी का अधिकार करे कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 का ए के तहत एक कानूनी व्यवस्था विविध अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार अनुच्छेद 31 से निरसित कर कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित किया गया। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 49 नंबर कह रहा है कि 2011 की जनगणना कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, यहाँ पर आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या? उत्तर प्रदेश कह रहा है कि वर्ष 2011 मतलब कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के देश का सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या घनत्व जो 19,98 और 12,341 वाला राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से घटने और में देश के प्रमुख 4 राज्य है। पहला क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर का। चलिए 50 नंबर में कह रहा है कि 900 किलोमीटर 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी 4 धाम हाईवे परियोजना उत्तराखंड राज्य में निर्माणाधीन है। इसकी मतलब होता है 900 किलोमीटर तथा 12,000 करोड़ रुपया के रूप में अनुमानित है। इस परियोजना के तहत यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड राज्य में लोक निर्माण करे कि राजमार्ग एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड इसकी कार्यान्तर एजेंसी है। चलिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में कवर अभी तक हो चुका है। ठीक है,
चलिए चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम फिर से रख रहे हैं। 51 वह संयोजित ऊतक जो कि अस्थियों ऐसे मांसपेशियों को जोड़ता है उसे कहते हैं कंडरा। कंडरा करे की स्थितियों में मांसपेशियों को जोड़ने वाले संयोजित ऊतक कांड्रा कहलाता है। कांड्रा एक कठोर रेशेदार संयोजित ऊतक की लचकदार पट्टी जोड़े को खिसकाने के लिए मांसपेशियों कंडराओं के खींची है। कंडराएं जो है मांसपेशियों को संरचना प्रदान करने हेतु नेत्र लोगोलक के समान जुड़ी हो अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक को स्नायु कहते हैं। चलिए अगर कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सर उत्पादन के साधनों में आय, उत्पादन के साधन में आय। आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। कह रहे कि साधारण शब्दों में राष्ट्रीय आय का मतलब उत्पादन साधनों से प्राप्त आय होता है। जब निवल राष्ट्रीय उद्यान NNP की गणना लागत मूल्य पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। NNP से राष्ट्रीय आय की गणना निम्न प्रकार की जाती है। राष्ट्रीय आय NNP अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी है। चलिए 53 के बाद 54 नहीं होगा। 55 नंबर क्वेश्चन मैथ है। चलिए 55 कह रहा है कि पढ़ेंगे। 55 नंबर हम क्वेश्चन आप लोग रबर क्या है? फसल। रबर एक क्या है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। करे कि रबर की भूमध्य रेखीय सदाबहार वन क्षेत्रों की फसल पौधा है। रबर के दूध को लेटेक्स कहते हैं जिससे रबर बनाया जाता है। यह अमेजन जंगलों की मूल वनस्पति है। यह रबर के पौधे के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखिए कार्य कि वर्तमान में रबर उत्पादन में थाईलैंड प्रथम तथा भारत के चौथे स्थान है। भारत का केरल रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य है। आहार नाल मूल रूप से 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आंसर इसका। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। कह कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हमारे शरीर में हार नाल जिसे जठर अस्त्री काद मार्ग जो है भी कहते हैं। मुंह से गुर्दा तक 8 से 10 मीटर लंबी खोखली और अत्यधिक कुंडलित आहार नाल होती है। आहार नाल के द्वारा ही भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है और पाचन के बाद गुर्दा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। कह रहे कि आहार नाल जो के मध्य अंग जो है मुख भाग रस निकार्यसिका अमाशय शुद्राद बृहदांत मलाशय और मलद्वार। चलिए आगे देखते हैं 57 के क्वेश्चन है आंसर है। कह रहे कि उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों से के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर आंसर इसका आंसर भूमध्य सागर। यहाँ पर आगे देखते हैं उत्तर पश्चिमी भारत में विशेष रूप से पंजाब हरियाणा दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश काल में पश्चिमी चक्रवाती
विक्षोभ के प्रभावी होने से वर्षा होती है, जिसे शीतकालीन वर्षा कहते हैं। ये विक्षोभ भूमध्य सागर से कुछ कमजोर चक्रवात के रूप में उत्पन्न होते हैं तथा पश्चिमी जेट या वायु धारा द्वारा भारत में लाए जाते हैं। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। इन चक्रवाती पश्चिमी विक्षोभों के उत्पन्न होने का मुख्य कारण भूमध्य सागर तथा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के उत्तर दिसंबर जनवरी से निम्न वायुदाब क्षेत्र का बना है। ठीक है, चलिए 58 के बाद 59। 58 में कह रहा है कि एक दर्पण जो है दर्पण द्वारा बना पृथ्वी हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। तो क्या होगा, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना पृथ्वी हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है। उत्तल दर्पण को आभासी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक ही स्थिति में बिंदु से आने वाले प्रकाश उत्तल दर्पण की सतह से परिवर्तित होने के साथ साथ अपसारित भी होता है, इसलिए इसे अपसारित दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश कहलाता है 3 विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश। ठीक है, चलिए विदेशी निवेश जो है यहाँ पर विदेशी निवेश अथवा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किसी देश के एक फर्म, संस्था एवं व्यक्ति अवस्था उस देश की सरकार द्वारा दूसरे देश की व्यावसायिक गतिविधियों, उत्पादक प्रक्रियाओं की किया गया निवेश होता है। FDI तरीकों से दूसरे देश के एक सहायक कंपनी के स्थापना करना, किसी मौजूद विदेशी कंपनी का अधिग्रहण, विलय करना अथवा विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो करने के क्रम जो है घटते क्रम में है। सिंगापुर, अमेरिका और मॉरिशस और नीदरलैंड आदि है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि आगे यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम टीका विकसित किया गया था। चलिए आगे आंसर यहाँ पर देख लेते 60 का आंसर। 60 का कह रहा है कि एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक की बीमारी का टीका विकसित किया था, जो कि विश्व के सबसे बीमारी का प्रथम टीका था। बाद में फ्रांसीसी सूक्ष्मजीवी विज्ञानी लुई पास्चर ने इनकी क्या कहते हैं कल्पना को नया आयाम दिया। ठीक है, चलिए अब 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 61 नंबर क्वेश्चन में लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उससे प्रस्तुत करता है। किसको करता है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष को। चलिए आगे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन भी देखते हैं। सॉल्यूशन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा त्यागपत्र लिखित रूप से लोकसभा का उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष गठित लोकसभा के कार्यकाल तक अपने पद पर बना रहता है यह जब तक कि नई गठित लोकसभा के शपथ ग्रहण के पहले दिन तक अपने पद पर आसीन रहता है। ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है। संविधान के अनुसार 93 के अनुसार गठित लोकसभा का स्वयं के सदस्यों में से एक अध्यक्ष या एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग बीच में रखते हैं। 62 में कह रहा है कि 26 नवंबर को जाना जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर
आगे है क्या, 26 नवंबर 1949 को निर्मित भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1900 संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारत के राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंधी के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा 1979 में की गई। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि आगे देखिए, यहाँ पर से मैथ है, चलिए मैथ को हटाते हैं। अब यहाँ पर 64 में कह रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर क्या होगा, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। इस उद्यान की स्थापना 1973 के टाइगर रिजर्व बैंक के रूप में की गई थी, जिसे 1984 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया और 1987 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। जनवरी 2019 में रामसर कन्वेंशन के तहत सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर इतना क्वेश्चन को इतना फास्ट में करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमको यहाँ पर समझाने की जरूरत ना हो। समझाना क्या है, समझाना यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन को सुने और देखें सिर्फ। और इतना करने के बाद आपको 100% जो आप मॉक टेस्ट दिए होंगे वो सारा मॉक टेस्ट का यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास आगे क्या है, आगे चलिए आगे क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल का होता है। उपराष्ट्रपति का जो भी होता है सवेरे 5 वर्ष के लिए भी होता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल ग्रहण से 5 वर्ष तक के लिए होता है। राष्ट्रपति का संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेखक द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा को प्रधान सभापति होता है, इसलिए मतदान में भाग नहीं ले सकता है, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, अब कहते हैं उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले विकिरण पृथ्वी की सुरक्षा करती है। आंसर क्या होगा, पराबैंगनी किरण को आने से क्या करता है, ओजोन अवशोषित कर लेता है। अब यहाँ पर पहले ओजोन जो O3 गैस की एक पतली सी परत है जिसका लगभग 90% भाग वायुमंडल के समताप मंडल में तथा शेष 10% भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। और ओजोन गैस सूर्य से आने वाली त्वचा के लिए हानिकारक पराबैंगनी किरणों अवशोषित कर इसके विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ओजोन जो है, ओजोन परत को ओजोन पृथ्वी की रक्षा कवच अथवा पृथ्वी का छाता कहा गया है। वो वायुमंडलीय ओजोन का तापमान डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। इसे डॉप्सन यूनिट से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन कोई काम दिया जाता है। इसे 100 दिन के लिए काम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद देखिए, यहाँ पर कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित विश्व की सबसे बड़े रोजगार क्रांति कार्यक्रमों में से एक है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल शारीरिक कार्य करने की इच्छुक वयस्कों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 से 23 के अंतर्गत 15.4 करोड़ श्रमिकों को इसके तहत रोजगार काम देने का लक्ष्य है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर
कि मनरेगा मनरेगा जो योजना के उद्देश्य का कार्य पाने की कानूनी अधिकार को हासिल करना तथा चरम निर्भरता के कारणों को समाधान करना है। ग्राम पंचायत इस योजना के कार्यान्वयन एजेंसी है। चलिए आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 इंग्लिश है, 68 का 69 नंबर का है कि किस समूह में बादल में पर्याय है। चलिए अब यहाँ कर रहे 70 में विश्व में किस देश का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अमेरिका। विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के सन 1789 में लागू किया गया, जबकि विश्व के सर्वाधिक विस्तृत संविधान भारत का संविधान है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 71 में कह रहा है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है। तो कौन सी होती है, बी मीथेन। कौन सी होती है, बी मीथेन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी प्राकृतिक गैस का ही एक क्या है, संपीड़ित स्वरूप है, जिसे मुख्यतः पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक ऑटोमेटिक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कल एनसीजी में लगभग 80 से 90% मीथेन CH4 गैस होता है, जबकि एलपीजी तरह प्राकृतिक गैस की जिनके सर्वाधिक मात्रा में क्या कहता है, ब्यूटेन 50% गैस की होती है। चलिए आगे 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है देहांत। चलिए आगे देखते हैं। देहांत के बाद यहाँ पर इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं थोड़ा। कह रहे कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट क्या कह रहा है, चेम्यू गयुड़ हिमनद से निकलकर हिमालय की समांतर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। हिमालय के नापचा बरवा चोटी के पास यह दक्षिण को मोड़ लेकर भारत के अब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां देहात महाखंड से प्रभावित होने से इस राज्य में से देहांगम नदी के नाम से जाना जाता है। आगे यह भारत के ही असम राज्य में प्रवाहित होती है हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ जमुना, भागीरथी, तीस्ता आदि नदियां जो है सम्मिलित होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे क्या है कि भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है दिबांग, लोहित, बूढ़ी, देहांग, धनश्री, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच आदि है। अब कह रहे ब्रह्मपुत्र नदी के तिब्बत में सागपो, भारत की देहांग या ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना नाम से भी जाना जाता है। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 73 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है क्या है, दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ों के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर दिल्ली, जो 1.63 करोड़ जनसंख्या के साथ देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि देश की वाणिज्य राजधानी मुंबई 1.84 करोड़ की जनसंख्या के साथ प्रथम स्थान है। अब करें कोलकाता 1.41 करोड़ की जनसंख्या के साथ तीसरे स्थान है। चलिए 74 में देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि भारत का वाटर मैन के नाम से कौन जाना जाता है। यहाँ पर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को ही भारत का वाटर मैन अर्थात जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के अलवर जिले के निवासी राजेंद्र सिंह के जल संरक्षण के लिए प्रशंसनीय कार्य के लिए वर्ष 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे कल पानी के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन में
आइए 75 नंबर क्वेश्चन हम दिखाते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में है क्या, किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? बी ज्वेलरी, ठीक है। हॉलमार्क जो चिन्हित सोने, चांदी, हीरा, प्लेटिनियम आदि धातु की ज्वेलरी की शुद्धता की गारंटी के लिए भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है। देश में सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग की IBIS प्रणाली अप्रैल 2000 में शुरू हुई। उसके बाद आगे 76 में कह रहा है कि एक धातु को कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है, वह होता है क्या? आंसर बी आर ब्रोमीन एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में पाया जाता है। ब्रोमीन अर्थात सारणी में हाइड्रोजन श्रेणी का तत्व है जो कि सारणी के 17वें समूह का सदस्य पारा Hg है, और गैलीलियम धातु जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं। चलिए आगे 78 नंबर क्वेश्चन हो गया। 78 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है। आंसर क्या होगा? तेंदू। पहले बीड़ी जो है तेंदू वृक्ष के पत्तों से बनाया जाता है। तेंदू का वृक्ष जो है प्रायद्वीपीय भारत में पतझड़ वाले जंगलों में उगता है। भारत में बीड़ी उद्योग का पहला कारखाना 1911 में जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित किया। और 79 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? ए मासिनराम मेघालय राज्य में चेरापूंजी के पास स्थित मासिनराम जो भारत के सहित विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ औसतन वार्षिक 1100 सेंटीमीटर भी से अधिक दर्ज की गई है। मानसिनराम में भारत का मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न मानसूनी हवाओं द्वारा होती है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय खाद्य निगम। यहाँ पर कह रहे कि भारतीय खाद्य निगम FCI के द्वारा सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्नों की खरीदारी का उसका रख रखाव करती है। बफर स्टॉक एक प्रणाली या योजना जिसके तहत एक निर्धारित सीमा मूल स्तर से नीचे गिरने वाली कीमतों को रोकने के लिए किया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। उसके बाद हो गया यहाँ पर कि अच्छी फसल के समय खाद्यान्न स्टॉक खरीदा और स्टोर किया जाता है। इसके बाद फसल खराबी, आपदा अथवा आपातकाल के दौरान स्टॉक का निर्धारित सीमा मूल्य से ऊपर बढ़ाने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। भारतीय खाद्य विभाग FCI जो उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक विस्तार मंत्रालय खाद्य का सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपकरण है। इसकी स्थापना 1965 अधिनियम 1964 में की गई। ठीक है, चलिए आगे 81 नंबर कह रहा है कि मेरू रज्जु सुरक्षा प्रदान की जाती है। केशरूपदंड द्वारा रीढ़ की हड्डी अर्थात मेरुरज्जु को केशरूपदंड की सुरक्षा प्रदान करता है। मेरुरज्जु जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। यह मस्तिष्क के तने के अंत में प्रारंभ होकर रीढ़ की हड्डी के नीचे तक विस्तृत नाजुक ट्यूब जैसी लंबी संरचना है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे क्या है? नाजुक ट्यूब जैसी लंबी संरचना है। ठीक है, कोशिरुकी स्तंभ, पेक्टोरल और पेनिवक गार्डलस और कई मांसपेशियों को सहायता प्रदान करता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि भारत माता कविता का रचनाकार है। भारत माँ कविता का स्वित्रानंद पद। अब यहाँ पर आगे देखते हैं।
आगे क्या है, मैथ है। 83 के बाद 84 नंबर में कह रहा है कि 84 में कह रहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो यहाँ पर आंसर यामा, यामा है। ठीक है, उसके बाद 85 नंबर मैथ है। 86 नंबर, चलिए हम इधर आते हैं। 86 नंबर, 86 नंबर कह रहा है कि 86 नंबर क्वेश्चन में है कि खरीफ फसल में कौन सा फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है। ज्वार बाजरा। ठीक है, भारत में खरीफ फसल प्रमुख फसलों ज्वार बाजरा मक्का नेपियर घास आदि पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। भारत में कृषि उत्पादन के 3 सीजन खरीफ खरीफ रबी और जातक के विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब यहाँ पर कह रहा है कि खरीफ का फसल का मानसून प्रारंभ जून जुलाई बोड़ बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इस मौसम में प्रमुख फसलें के धान अरहर कपास जूट सोयाबीन बाजरा आदि होता है। रबी फसल का है गेहूं जौ सरसों आदि अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है, अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जायद की फसलें है तरबूज खीरा आदि जिस मार्च से मई तक उगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद 87 नंबर में कह रहा है कि 87 में कह रहा है कि मालिन में समास। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब आगे देखते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आंसर उबलता हुआ पानी। कह रहा है कि उबलता हुआ पानी प्रक्रिया भौतिक परिवर्तन का रूप है, जबकि अन्य प्रकाश संश्लेषण बहुलीकरण दहन रासायनिक परिवर्तन है जिस परिवर्तन से पदार्थ की वास्तविक पहचान तथा मूल स्वरूप कोई बदलाव नहीं होता है, बल्कि पदार्थ के अवस्था या आकार में ही बदलाव हो से भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए अब 89 देखते हैं। 89 में कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रथम लिंगायत ऑफिसर है। यहाँ पर भारत का महान्यवादी जो है भारत सरकार प्रथम विधि अधिकारी है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 76 के में महान्यवादी की नियुक्ति का उल्लेख है। यह सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा सर्वोच्च न्यायालय के सरकार का प्राथमिक वकील होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है क्या यहाँ पर भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है और संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु सदन के में या उसकी समितियों को बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने का योग्यता धारण व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्ति किया जा सकता है। वर्तमान में के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी है। चलिए आगे देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि भारत के प्रथम रेल गाड़ी मुंबई से कहाँ तक चला, तो मुंबई से थाने तक चला था। ठीक है, भारत के प्रथम रेल ब्रिटिश सरकार काल में 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 35 किलोमीटर की दूरी के लिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। उस समय रेलगाड़ी में सुल्तान शाहिद और सिंध की नामक 3 इंजनों का प्रयोग किया जाता था। चलो 91 में कह रहा है ना कि पद्म श्री रामचंद्र मांझी के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर की लोक नृत्य। पद्म श्री पुरस्कार से संबंधित रामचंद्र मांझी लोक नृत्य जो है से संबंधित है। बिहार के छपरा जिले में 1925 में जन्मे रामचंद्र मांझी लौंडा नृत्य की प्रसिद्ध नर्तक। उन्हें इस कला एवं योगदान के लिए वर्ष 2021 में चौथे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया। रामचंद्र मांझी के गुरु स्वर्गीय भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन
का कलजलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पूर्णिमा में है। जलालगढ़ जो है, जलालगढ़ किला बिहार राज्य के पूर्णिमा जिले में स्थित है। चतुष्कोणीय रूप में इस किले का किशनगंज के प्रथम राजा सैयद मोहम्मद जलाल उद्दीन खान ने सन 1722 में निर्मित कराया था। हालांकि कुछ लेखकों के अनुसार इस किले को कुनिया नवाब सैफ खान ने 1722 में निर्मित कराया था। अब 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। अब कह रहे हैं कि भारत में नोटों में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई जारी करता है। आरबीआई एक रुपये का नोट के अलावा हर तरह के नोट का सिक्के जारी करने का अधिकृत है। आरबीआई जो है स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। आरबीआई भारत सरकार का बैंक है। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया है, जिसे 1937 में मुंबई स्थापित कर दिया गया। आरबीआई जो है राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया है। 94 नंबर क्वेश्चन में करेंगे सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? यहाँ पर बिना किसी को सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ पर सामाजिक न्याय का अर्थ है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना। व्यापक अर्थ में एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की व्यवस्था में से जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमताएं न्यूनतम हो। समावेशी और साधनों का वितरण समान स्वीकृति के आधार पर हो। किसी भी नागरिक के साथ संवैधानिक अधिकारों तक पहुंच और स्वर्णिम विकास की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो। चलिए आगे देखते हैं। 97, 96, 95 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 95 में कह रहा है कि वह राज्य युग जहाँ की कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? बी गुजरात राजस्थान में। कह रहा है कि जिस क्षेत्रों में वार्षिक औसत 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ कटीली झाड़ियाँ वन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इस वनों के ताड़ का बबूल, कैक्टस आदि पौधे उगते हैं। ठीक है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया था? यहाँ मोहम्मद इकबाल। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने 1905 में की थी तथा पहली बार लाहौर के सरकारी कॉलेज में गाया गया था। 97 के बाद 97 नंबर किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? आंसर संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र के कामगारों को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। उन्हें सिर्फ निर्धारित घंटों तक निश्चित कार्य करना होता है। संगठित क्षेत्र में प्रत्येक सरकारी नियुक्त कार्य क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत सभी निजी गैर सरकारी अस्थायी कार्य क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है बी से, जिप्सम से। कह रहे कि यहाँ पर बी में 120 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट डाइऑक्साइड को गर्म करके उसके नमी को पूर्णतः समाप्त कर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 बाई 1/2H2O है। ठीक है। इसका उपयोग दीवारों की पुताई, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर के रूप में मूर्ति, खिलौने आदि बनाने में होता है। यहाँ उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन में
99 में कह रहा है क्या, 99 में कह रहा है कि हमारे लिए कविता का कवि है ए, आंसर बी रेन डांग वाक। ठीक है, देखिए देखिए हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप लोग वीडियो देख लिए, वीडियो देखने के बाद इसमें क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ये पता नहीं, बट यहाँ पर मेरा रिवाइज था कि मेरा क्वेश्चन पढ़ करके सुनाना, और इसको आप अगर देखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये आंसर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उसका आंसर और सॉल्यूशन के साथ साथ सॉल्यूशन भी पढ़ा जाए और आप लोग के लिए बेनिफिट हो, क्योंकि 15 दिन क्या पढ़ोगे, जब एक साल में कुछ पढ़े हो तो 15 दिन में क्या कर पाओगे, कुछ नहीं। तो हम कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसका बेनिफिट उठा सके। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ये 15 दिन का टारगेट बहुत अच्छे से निभाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।